आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ तक हमने लास्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था 41 श्लोक से, तो आज हम फिर से यहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो शिण वृत्ते अभिजातस्य इव मणे गृहित ग्रहण ग्राहेषु तथस्त तज्जनता समापत्ति। अब यहाँ पे बताया गया समापत्ति क्या है। तो जिस समय गृहीता यानी कि पुरुष, ग्रहण मतलब वो जो चीज़ों को ग्रहण करता है अपने अंतकरण और इंद्रियों से, और ग्राह यानी कि जो 5 महाभूत और उनके 5 विषय हैं, तन्मात्राएं हैं, उनको जो वो भापता है, जब ये चारों जो चीज़ें हैं गृहित ग्रहण ग्राहेषु ये एक हो जाती है, तदाकार हो जाती है, तब इसे हम कहते हैं समापत्ति या संप्रज्ञात समाधि। तो जिसकी समस्त बाहिर वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, ऐसे इंसान को स्फटिक की माला के साथ कंपेयर किया गया, क्योंकि वो भी कैसी होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्लियर होती है। तो ऐसे स्फटिक मणि की भांति उसकी तरह दिखने वाले चित्त की जो पुरुष अंतःकरण, इंद्रियां तथा 5 महाभूत और उनके विषयों में स्थित हो जाता है और उनमें तदाकार हो जाता है, उसकी संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है, ऐसा हम मानते हैं। अब उसी के लिए बताया गया है कि संप्रज्ञात समाधि के भी प्रकार हैं। तो सबसे पहला है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्क समापत्ति, मतलब सवितर्क समापत्ति की फीचर्स बताते हैं। तो सवितर्क समापत्ति क्या है? When one can differentiate the false oneness of sound, meaning and knowledge of anything, then this state is known as सवितर्क समाधि। तो सवितर्क और निर्वितर्क का पहले हम मीनिंग जानते हैं। तो सवितर्क का मतलब है जब तक हम अपने लॉजिक को लगाते हैं चीज़ों में, या हम अपने लॉजिक को यूज़ करते हैं, तो वो सवितर्क होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब शब्द अर्थ ज्ञान, कोई भी चीज़ के शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्पों को, ऑप्शंस को हम यूज़ करके उस पर्टिकुलर चीज़, यहाँ पे तो ध्येय चीज़ की बात हो रही है जिसका हम ध्यान कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ के नाम और प्रतीति को चित्त में रखते हैं या समझते हैं, उसको सवितर्क कहते हैं। और यही चीज़ जो है सविकल्प सवितर्क जो है वो सेम है, मतलब उनमें क्या होगा, शब्द अर्थ ज्ञान स्वरूप के साथ उसके नाम और प्रतीति का चित्त में रहना। मतलब अगर हम कोई चीज़ देखेंगे, सपोज हम अगर गाय देखते हैं, तो पहले हमको पता चलेगा हाँ ये गाय है, उसके बाद हमको पता चलेगा उसके फीचर्स क्या है, हमारा मेमोरी जो है, हमारी स्मृति जो है, या उसकी नाम से और प्रतीति से, या उसके शब्द अर्थ ज्ञान के स्वरूप से, ठीक है, हमको क्या देगी, उसकी प्रतीति को सामने लाएगी चित्त में। अगर हम बोलते हैं गाय, तो हमारे सबके दिमाग में क्या होगा, एक इमेज फॉर्म हो रही है गाय की, कि हाँ वाइट कलर की गाय ज़्यादा कॉमन है, जिसके 2 सिंग होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो ये क्या है, ये सवितर्क वाली स्थिति है, जहाँ पे आपको शब्द अर्थ ज्ञान से स्वरूप की प्रतीति हो रही है। नेक्स्ट निर्वितर्क क्या है? स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भास निर्वितर्क। व्हेन स्मृति और मेमोरी गेट प्यूरिफाइड, द नेम एंड नॉलेज is zero and the mind only knows the thing which is concentrated upon and its real nature or meaning, and this state is known as निर्वितर्क समाधि। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि निर्वितर्क समाधि की फीचर क्या है, जब शब्द और उसकी प्रतीति दोनों ही स्मृति से खत्म हो जाए, यानी मेमोरी से खत्म हो जा रही है, पर अपने स्वरूप से केवल, मतलब अब क्या हो रहा है कि चित्त का स्वरूप है, इसलिए वो केवल जो ध्यान कर रहा है जिस चीज़ का, उसको प्रत्यक्ष, जैसा जो चीज़ को प्रत्यक्ष करके वो ध्यान कर रहा है, उसको बस वो समझ पा रहा है, मतलब उसके रियल नेचर को समझ पा रहा है। जैसे कि अब वो गाय को अगर देख रहा है, गाय पे ध्यान कर रहा है, तो उसमें वो गाय या उस फीचर को नहीं समझेगा गाय के, कि हाँ 2 सिंग है, 4 पैर वाला जानवर है, नहीं, वो उस ब्रह्म को, उस महाभूतों को वो देख पाएगा। तो जब शब्द और उसकी प्रतीति भी स्मृति से लुप्त हो जाती है, पर अपने स्वरूप से केवल ध्येय मात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली चित्त की स्थिति जो होती है, उसको हम निर्वितर्क समाधि या समापत्ति कहते हैं।
और निर्वितर्क का मीनिंग होता है बियॉन्ड लॉजिक, मतलब अब उसमें आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है, या लॉजिक लग नहीं रहा है पर्टिकुलरली. सो व्हेन मेमोरी इज प्यूरिफाइड, वर्ड मीनिंग एंड इट्स नॉलेज होल्ड नो इम्पॉर्टेंस कंपेयर टू एसेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेडिटेटेड अपॉन. मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्मृति है आपकी, जो मेमोरी है, जहाँ पे आपने डाटा कलेक्ट कर रखा है, वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उस गाय के बारे में, वो क्या हो रही है, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती. क्यों? क्योंकि अब आपको उसका रियल नेचर पता है कि हाँ इन इन महाभूतों से ये बना है और इसमें उस ब्रह्म का, उस सुप्रीम का अंश है. उस समय वैसे नॉलेज के आने के बाद उसे हम कहते हैं, उस चित्त की अवस्था को हम कहते हैं निर्वितर्क समाधि. नेक्स्ट इज एतयैव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषया व्याख्या. अब यहाँ पे फीचर बताए जा रहे हैं, ठीक है. तो हमने ऑलरेडी देखा संप्रज्ञात समाधि क्या, ये डिस्कशन हो रहा है. अभी तक जितनी हमने समाधि डिस्कस करी है, कौन कौन सी, सवितर्क, निर्वितर्क, अब सविचार और निर्विचार के बारे में बताया जा रहा है. तो जब सूक्ष्म विषयों से, यानी कि 5 महाभूत और इनके 5 विषय के स्वरूप को जानता है इंसान या साधक, तो उसे हम सविचार और निर्विचार समाधि कहते हैं. तो सविचार में क्या होता है कि नाम रूप ज्ञान और स्वरूप का अनुभव होता है. निर्विचार में केवल ध्येय पदार्थ का अनुभव होता है. मतलब जब अगर साधक ध्यान कर रहा है तो क्या होगा कि अगर वो गाय का ध्यान कर रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो उसको पता है कि हाँ वो गाय है, उसका रूप उसको पता है, कैसा रूप है, 4 पैर वाला, 2 सिंह है, ठीक है. और उसका ज्ञान है उसको कि हाँ मेरे को इसका नाम भी पता है, मेरे को इसके फीचर्स भी पता है, और उसको वो अनुभव कर पा रहा है अपनी इंद्रियों से. तो इस अवस्था में उसको क्या कहेंगे, जब नाम रूप ज्ञान और स्वरूप का अनुभव हो रहा है तो वो कहलाएगा सविचार समाधि, ठीक है. जब सिर्फ केवल ध्येय मात्र का अनुभव होगा, मतलब बियॉन्ड लॉजिक वाला यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, निर्विचार समाधि. मतलब कोई विचार नहीं है उसका हमारे पास, ठीक है. तो संप्रज्ञात समाधि कैसी है, ग्रॉस एलिमेंट जो हमने देखा पिछले स्लाइड में, पिछले श्लोक में, तो वहाँ पे हमने देखा सवितर्क और निर्वितर्क थी, ठीक है. अब सब्टल एलिमेंट यानी कि सविचार और निर्विचार जो है वो सब्टल एलिमेंट, यानी कि 5 महाभूत और उनके 5 विषयों की जहाँ बात होती है, जब उसको इंसान समझने लगेगा तो वो क्या हो जाएगी, सवितर्क और सविचार और निर्विचार समाधि हो जाएगी. और जब ये सिद्ध हो जाती है और इन चारों को मिला करके हम क्या कहते हैं, सबीज समाधि कहते हैं. तो सबीज समाधि के 2 टाइप हैं. फिर से हम समझते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात. संप्रज्ञात के 4 स्टेजेस हैं, सवितर्क, सविचार, आनंद अनुगत, अस्मिता अनुगत. असंप्रज्ञात के 4 स्टेजेस हैं, निर्विकल्प, निर्विचार, आनंद से अस्मिता वाला इंटरमीडिएट जो प्रोसेस है वो, अस्मिता से निर्बीज वाला जो प्रोसेस है वो. और ये सब जो हैं सबीज समाधि की बात या डिस्कशन हमने किया अभी तक. देन सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम, यानी कि द subtlety of object reach the peak of existence and ego completely disappear, where one can feel everyone or to the unmanifested or अलिंग प्रकृति. तो अब इस स्थिति में क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ जो है, मतलब सब्टिल का मतलब यहाँ पे ये बोला कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विषय को अब उनने भाप लिया, जो साधक है उसने भाप लिया. पहले गुणों से परे हुआ, अब 5 महाभूत और उनके विषयों से भी परे हो गया. और उन सबको अब अगर कोई साधक किसी चीज़ का ध्यान कर रहा है तो उसको पूरे नेचर या रियल नेचर की चीज़ें पता है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, ईगो जो है हमारा पूरा ख़त्म हो जा रहा है, तो वो अलिंग प्रकृति जो है उसको समझ पा रहा है. The insight into the subtle nature of the gross object terminates when one becomes linked to the higher concentration force which has no characteristics, or the subtle object ends in aling, the unmanifested prakriti. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जो सबटल ऑब्जेक्ट है या जिसका ध्यान हो रहा है, ध्येय जो पदार्थ है, उसका सबटल ग्रॉस जो सारा नॉलेज है वो हमको मिल गया,
ठीक है। तो अब इस नॉलेज के मिलने के बाद जो जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है तो वहाँ से हायर कंसंट्रेशन स्टार्ट हो रही है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जहाँ से आपका सोचना ख़त्म होता है वहाँ से उस ब्रह्म की कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट होती है, मतलब जहाँ तक हम सोच नहीं सकते हैं, हमारी सोच से परे है वो, ठीक है। तो उस समय जब वो उस परे वाली अवस्था में चले जाता है और हमारी जो प्रकृति है, ठीक है, उससे परे हो जाता है, तब उसको हम कहते हैं अलिंग प्रकृति को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक का मतलब है तथा सूक्ष्म विषया प्रकृति पर्यंत, मतलब पृथ्वी के अब जो सूक्ष्म विषय हैं, क्या विषय हैं, तो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उन सब का, और मन, इंद्रियों, अहंकार, महत, इन सब का क्या हो रहा है, कारण प्रकृति है, ठीक है। और उससे आगे कोई सूक्ष्म पदार्थ है नहीं, वही सूक्ष्मता की लिमिट थी। अब इस प्रकृति पर्यंत लिमिट को भी क्या हो रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसी को लक्ष्य बनाकर उसमें से हुई समाधि को सविचार और निर्विचार समाधि के अंतर्गत समझ लेना चाहिए, ऐसा बताया गया है। देन त एव सबीज समाधि, यानी कि वे सब के सब ही क्या हैं, सबीज समाधि के प्रकार हैं। तो हमने क्या देखा, सभी समाधि दो प्रकार की है, मेजर डिवीजन जो है वो संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में 4 स्टेजेस हैं, सवितर्क, सविचार, आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत। असंप्रज्ञात के 4 स्टेजेस हैं, 2 स्टेज और 2 प्रोसेस हैं। तो 2 स्टेज हमारे निर्विकल्प, जिसी को निर्वितर्क भी कहते हैं, और निर्विचार। प्रोसेस में आनंद से अस्मिता में जब जाती हैं चित्त, और अस्मिता से निर्बीज में जब जाती है चित्त, तो वो 2 हैं। तो ऑल एक्सप्लेन टिल नाउ आर द टाइप्स ऑफ सबीज समाधि और समाधि विथ सीड विच कुड ब्रिंग वन बैक टू बॉन्डेज। मतलब अभी तक जितना हमने किया, जितना भी डिस्कशन किया, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, ये सारे सबके सब क्या हैं, सबीज समाधि के प्रकार हैं। और इन सब में ये पावर होती है, या ये सब भी अभी जो है वो बहुत अच्छा स्थिति नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये फिर से हमको बंधन में ला सकती है। देन निर्विचार वैशाद्रेत अध्यात्म प्रसाद, यानी कि निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर या उसके लगने पर क्या मिलता है, अध्यात्म प्रसाद मिलता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है काफ़ी सारे एग्जाम्स में कि अध्यात्म प्रसाद किस समाधि से मिलता है। तो निर्विचार समाधि से हमको अध्यात्म प्रसाद मिलता है। और इसे निर्विचार समाधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारी मेमोरीज, सारे थॉट्स क्या हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। एंड this samadhi gets purified, one gains the adhyatma prasad in the form of firmly fixed चित्ता। और अध्यात्म प्रसाद में इस समाधि के सिद्ध होने पर, यानी कि सारी स्मृति, सारे थॉट्स के ख़त्म होने पर आपको अध्यात्म प्रसाद मिलता है। वह है आपका चित्त का ओरिजिनल स्वरूप, जो कि फिक्स्ड और स्टेबल है। वन गेनिंग मास्टरी ओवर निर्विचार समाधि, purity of inner instrument of cognition is developed, where thoughts go into nil level and senses are purified, no grievances, no expectation remains and everything is blissful। तो इस समाधि के लगने पर, निर्विचार समाधि के लगने पर क्या हो रहा है कि अब जो योगी है उसकी चित्त की स्थिति सर्वथा परिपक्व हो जा रही है, यानी कि अब वो बिल्कुल निर्मल है। तो उसकी समाधि की स्थिति में अब कोई भी दोष नहीं रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है, आध्यात्म प्रसाद मिलता है, जो कि चित्त की निर्मलता, यानी कि चित्त की स्थिरता होती है, चित्त का ओरिजिनल स्वरूप यहाँ पे मिलता है। और इसीलिए वो सेल्फ रियलाइजेशन होने की वजह से वो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। एवरीथिंग इज ब्लिसफुल इन दिस स्टेज। देन ऋतंबरा तत्प्रज्ञा, मतलब उसी समय उस योगी या साधक को की जो बुद्धि है वो ऋतंभरा हो जाती है। तो उस अवस्था में योगी की बुद्धि क्या होती है, असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है, और उसमें कोई संशय या भ्रम का अंश भी नहीं होता है। मतलब सारे संशय, सारे भ्रम, सारी माया, सारे जो 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 3 गुण, इन सब का जो एक्शन चल रहा था वो अब ख़त्म हो गया। अब वो जो रियल नॉलेज है,
रियल जो विवेक बुद्धि जिसे हम कहते हैं वो उसको मिल चुकी है। तो आफ्टर दैट अध्यात्म प्रसाद द नॉलेज गेन इज फिल्ड विथ ट्रुथ और ऋतंभरा। तो जो भी अब इंसान जो भी उसको नॉलेज होगा वो क्या होगा, रियल नॉलेज होगा। Once all sense functions to their optimum, knowledge is filled with truth, and this stage where one transform from intellect to intuition। और इसी अवस्था में क्या होता है कि इंसान इंटेलेक्ट से इंट्यूशन में चला जाता है, मतलब अब वो हायर सेल्फ में चला गया। चित्त कैसा है, अब वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। अब उस ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता या फीचर बताते हुए क्या कहते हैं, श्रुता अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, यानी कि श्रवण और अनुमान, सुने और अनुमान होने वाली की बुद्धि की अपेक्षा, मतलब जो सुन के और इमेजिन करके जो हम वो वाली हमारी जो बुद्धि होती है उसकी अपेक्षा इस ऋतंभरा प्रज्ञा की बुद्धि जो है वो विशेष है, क्योंकि ये स्पेशल या विशेष अर्थ वाली है। क्यों इसे विशेष अर्थ वाली बोला है, क्योंकि ये ट्रू नेचर को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो दिस ऋतंभरा प्रज्ञा इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम टेस्टिमनी और इंटरफेरेंस, यानी कि जो प्रत्यक्ष और इमेजिनेशन से हमको ज्ञान मिलता है उससे ये बहुत डिफरेंट है, बहुत ही कंप्लीट डिफरेंट है बोलना चाहिए। As this knowledge is of highest order beyond the reach of senses and is limitless, and once you know the truth, no matter how people, object or cloud of your perception, you remain calm as you know the truth। तो इस पर्टिकुलर स्थिति में क्या होता है कि ट्रू नॉलेज होने की वजह से, ठीक है, आपके सेंसेस जो हैं उनसे परे वो नॉलेज है। ठीक है, आपके सेंसेस उस नॉलेज को परसेप्ट नहीं कर सकते, आपकी बुद्धि उस नॉलेज को परसेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये विशेष अर्थ वाली ऋतंभरा जो है ये आपको ऊपर लेके जाती है, यानी कि ट्रूथ को रियलाइज कराने में मदद करती है, और इसीलिए आप बहुत शांत और विवेक जो है वो आपका और ऊपर उठ जाता है। देन तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधिनी, और ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, ये जो स्थिति है वो अन्य जो हमारे संस्कार हमको खींच रहे हैं, हमको बंधन में बांध रहे हैं, उनको भी बांधने वाली होती है। तो उससे उत्पन्न होने वाले संस्कार, यानी कि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार दूसरे संस्कारों को बांधने वाले होते हैं। तज्ज यानी कि उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य यानी कि दूसरे संस्कारों को आप क्या करें, प्रतिबंधिनी यानी कि ब्लॉक कर रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। तो इम्प्रेशन जनरेटेड फ्रॉम दिस ऋतंभरा ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट्स ऑल अदर इम्प्रेशन एंड हेल्प अस टू वॉक ऑन द राइट पाथ। और अब ये क्या करेगी, उस साधना में हमको अब आगे बढ़ने में मदद करेगी। फिर जब निर्बीज समाधि रूप कैवल्य अवस्था का भी वर्णन हो जाता है तब क्या कहते हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोध निर्बीज समाधि। और जब सबीज कंप्लीट हो जाती है, सारे स्टेजेस खत्म हो जाते हैं, ऋतंभरा जाग जाती है, तब क्या कहते हैं, निर्बीज समाधि लगती। तो जब इस विवेक बुद्धि का यानी कि ऋतंभरा का भी क्या हो जाता है, फीचर खत्म हो जाता है, या उससे भी जो मोह है वो खत्म हो जाता है, तो उसे निर्बीज समाधि कहते हैं। क्योंकि सबीज में कहीं ना कहीं वो बीज या वो अंश बचेगा जो आपको बॉन्डेज यानी कि जो आपको बांध सकता है। अब जब वो एक लाइन भी खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, निर्बीज, यानी कि अब कोई बीज नहीं है जो आपको पीछे ले जा सके। तो तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, यानी कि उसका भी निरोध हो जाने पर, ऋतंभरा प्रज्ञा का भी निरोध हो जाने पर, सबका निरोध हो जाने के कारण अब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन या कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हो गया। अब कोई थॉट नहीं, कोई चीज़ जो है बची नहीं है, सब कुछ शून्य हो गया है। तो इससे क्या हो रहा है, अब वो निर्बीज समाधि लग जाएगी। And when this preventing impression of ritambhara also disappear and everything is restrained, which results in nirbij or seedless samadhi, here mind merges back to the cause and there is no need of it।
मतलब अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है निरोध करने के लिए। अब ऑटोमेटिक मन जो है अपने स्वरूप में आ गया है। अब उसे किसी चीज़ किसी बीज की ज़रूरत नहीं, अब उसे कोई बंधन कोई काल नहीं बांध सकता। तो इसी श्लोक के साथ हमारा पतंजलि योग सूत्र का पहला पाद यानी कि समाधि पाद कंप्लीट होता है। होप हम जल्दी ही सेकेंड चैप्टर यानी कि जो साधना पाद है हमारे, उससे हम वेलकम करेंगे। सो होप यू like this video. Do like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.